हम लोग वापस अपने ठिकाने पर पहुंचे तो बहुत दूर से ही मुझे ग्लोरिया दिखाई थी। वो बरामदे में टहल रही थी। गाड़ी देखकर वो तेजी से हमारी तरफ बढ़ी। मैंने माइकल की तरफ इशारा करते हुए फर्डिनेंड से कहा, इसे ऊपर कमरे में शिफ्ट करवा दो। मैं खुद गाड़ी से बाहर आ गया। ग्लोरिया ने पूछा, क्या रहा? मैंने हंसकर कहा, प्लान के मुताबिक अपना काम करके आ गए। ये कहकर मैं अंदर की तरफ बढ़ गया। मैंने माइकल के बारे में उसे कुछ नहीं बताया था। मैं उसे सरप्राइज देना चाहता था। मैंने कहा, अब जरा बेहतरीन किस्म की चाय पिलवाओ, इस भाग दौड़ की वजह से सर में दर्द हो रहा है। ग्लोरिया से चाय की फरमाइश करके मैं अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। फर्डिनेंड ने गार्ड्स की जो फौज तैयार कर रखी थी वो अब मुझे गिरा गुजरने लगी थी। मैं आज़ादी और राजदारी से काम करने का आदी था। यहाँ तो ये आलम था कि मैं हरकत भी करता तो इतने लोगों की नजरों में आ जाता। हर चंद वो लोग मेरे तनख्वाहदार थे, किसी न किसी तरह एहसानमंद भी थे। मगर मेरा ख्याल था कि इतने लोगों में कोई ना कोई जरूर ऐसा होगा जो बिक जाएगा। वो कोई बाकायदा फौज तो थी नहीं, माशरे के ठुकराए हुए ना आसूदा लोगों का टोला था। बड़े गैंगस्टर अपनी दहशत के जरिए ऐसे लोगों को काबू में रखते हैं। मुझे गैंगस्टर बनने का कोई शौक था, न मैं दहशत तारी करने के लिए खामखा किसी पर जुल्म करना चाहता था। किन ख्यालों में गुम हो कामरान? ग्लोरिया की आवाज सुनकर मैं चौंक उठा। वो न जाने किस वक्त यहाँ आ गई थी। उसी वक्त किसी ने आहिस्ता से दरवाजा खोला और एक आदमी चाय की ट्रॉली लेकर अंदर दाखिल हुआ। ग्लोरिया भिन्न कर खड़ी हो गई और करख्त लहजे में आने वाले से बोली, तुम्हें किसी ने नहीं बताया कि दरवाजा नॉक करके अंदर आने की इजाजत लेनी चाहिए? उसके साथ उसकी लात चली और ट्रॉली उड़ती हुई लाने वाले के सीने पर पड़ी। बर्तन पुरशोर आवाज के साथ जमीन पर गिरे और कमरे में दूर तक बिखर गए। ग्लोरिया ने चाय लाने वाले का गिरेबान पकड़कर घसीटा और बाएं हाथ से उसके मुंह पर थप्पड़ रसीद कर दिया। फिर कहर आलूद लहजे में बोली, किस गधे ने तुम्हें यहाँ रखा है? तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई बगैर इजाजत अंदर आने की? फर्डिनेंड को बुलाओ, उसने मुलाजिम को दरवाजे की तरफ धकेलते हुए कहा। वो बेचारा सर पर पैर रख कर वहां से भाग लिया। मैंने हैरत से कहा, क्या हो गया है तुम्हें? इतनी चिराग पा क्यों हो रही हो? वो चीख कर बोली, इन जाहिलों को इतना भी नहीं मालूम कि बॉस के कमरे में कैसे जाते हैं, जिसे देखो मुंह उठाए चला रहा है। मैंने कहा, मुझे भी उस आदमी की ये हरकत गिरा गुजरी थी, मगर मैं ऐसे गुस्से का मुजाहरा नहीं कर सकता था। अपने ही साथियों को छिड़कना और धुतकारना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। ग्लोरिया तो पहले भी इसी किस्म के माहौल में रही थी। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई तो ग्लोरिया फाड़ खाने वाले अंदाज में बोली, आ जाओ। दूसरे ही लम्हे फर्डिनेंड कमरे में दाखिल हुआ और बोला, आपने मुझे बुलाया है? ग्लोरिया बिफर कर बोली, तुमने कैसे जाहिल आदमी यहाँ रखे हैं फर्डिनेंड? वो नॉक किए बगैर खामोशी से कमरे में घुस आया था। क्या तुमने बताया नहीं कि इस तरह कमरे में आने वाले मेरे या कामरान के हाथों मारे जाते हैं? फर्डिनेंड ने शायद ग्लोरिया को पहले भी गुस्से में देखा था, इसलिए वो एकदम सहम गया। बोला, गलती हो गई मैडम, मैं अभी उसे यहाँ से चलता करता हूँ। ग्लोरिया झुंझला गई, बोली, तुम होश में तो हो? कहाँ चलता करोगे उसे? फर्डिनेंड जल्दी से बोला, वो कहीं भी जाए ये हमारा दर्द सर नहीं है। फिर वो ग्लोरिया का इंतजार किए बगैर बुलंद आवाज में बोला, शरीफ अंदर आओ। फौरन ही वो आदमी कमरे में आ गया जो चाय लेकर आया था। फर्डिनेंड ने सख्त लहजे में कहा, अपना हिसाब किताब करो और चलते फिरते नजर आओ। ग्लोरिया चीख कर बोली, क्या तुम वाकई पागल हो गए हो? तुमने यहाँ आने वालों को बताया नहीं कि उनकी वापसी किस सूरत में मुमकिन है? फर्डिनेंड ने आहिस्ता से कहा, बताया है। हर आदमी जानता है कि यहाँ से वापसी किस तरह होती है। ग्लोरिया ने रिवॉल्वर निकालते हुए कहा, तो फिर ये काम मैं अपने हाथों से करूंगी। बाहर चलो। वो शरीफ से मुखातिब हुई। शरीफ का चेहरा कोरे लट्ठे की तरह सफेद हो रहा था, मगर उसने एक दफा भी रहम की भीख नहीं मांगी। खामोशी से बाहर निकल गया। मुझे ग्लोरिया के इस अंदाज पर उलझन हो रही थी। वो तो वाकई बॉस बन बैठी थी और एक जीते जागते आदमी को मौत के घाट उतारने जा रही थी। मैं लपक कर कमरे से बाहर निकला और ग्लोरिया को आवाज देकर वापस बुलाया। मैंने सर्द लहजे में कहा, तुम पागल तो नहीं हो गई हो? वो बोली, देखो कामरान, तुम इन मामलात में मत बोलो वरना दूसरों के सामने हम दोनों ही तमाशा बनकर रह जाएंगे। मैंने गुर्रा कर कहा, तुम कहना क्या चाहती हो? क्या तुम इन लोगों के सामने मेरी बेइज्जती करोगी? ग्लोरिया सर्द लहजे में बोली, कर भी सकती हूँ। मैंने झुंझला कर कहा, ठीक है, बेइज्जती भी कर लेना, मगर मैं एक आदमी को महज इस वजह से मरने नहीं दूंगा कि उसने दरवाजा नॉक किए बगैर कमरे में आने की जसारत की। मेरी खोपड़ी भी एकदम उलट गई थी। इससे पहले कि मैं रिवॉल्वर निकालता, ग्लोरिया बेख्तियार हंसने लगी और बोली, बाज़ औक़ात तुम इतने बेवकूफ़ हो जाते हो कि तुम पर गुस्सा आने लगता है। ये सब ड्रामा है। तुम तो असल और नकल में तमीज़ भी नहीं कर सकते। मैंने तंजिया लहजे में कहा, गोया इस तरह तुम इन लोगों पर अपनी दहशत तारी करना चाहती हो। अहमक तो तुम हो ग्लोरिया। अपने ही आदमियों पर जुल्म करके कोई भी उनकी हमदर्दियां नहीं खरीद सकता। हाँ, किसी से कोई ब्लंडर हो जाए, कोई नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंच जाए तो उसे सजा जरूर दी जा सकती है। उस वक्त हम हक बजानिब होंगे। ये ड्रामा खत्म करके मेरे कमरे में आओ, मैं तुम्हें एक सरप्राइज देना चाहता हूँ। फिर मुझे ख्याल आया कि उस वक्त मेरा कमरा तो बैठने के काबिल नहीं है, वहां हर तरफ चाय के बर्तन बिखरे हुए हैं। यही सोचकर ग्लोरिया से कहा,
ऐसा करो, अपने कमरे में आ जाओ, मेरे कमरे में तो पहले सफाई होगी। ये कहकर मैं ग्लोरिया के कमरे की तरफ बढ़ गया। थोड़ी देर के बाद तैमूर और ग्लोरिया दोनों वहां आ गए। उनके साथ ही शरीफ था। वो बेचारा चाय की ट्रॉली धकेलता हुआ आ रहा था। मजे की बात यह थी कि उसने खुले हुए दरवाजे पर दस्तक भी दी थी और मेरी इजाजत के बगैर कमरे में कदम नहीं रखा था। फिर ग्लोरिया के खफीफ से इशारे पर वो वापस चला गया। ग्लोरिया चाय बनाते हुए बोली, हाँ अब बताओ तुम मुझे क्या सरप्राइज देना चाहते थे। मैंने कहा पहले मैं चाय पी लूं। ये कहकर मैंने चाय का कप उठा लिया। चाय से फारिग होने के बाद मैं उठ खड़ा हुआ। मैंने कहा आओ मेरे साथ। मैं ग्लोरिया को कुछ बताए बगैर कैदी के कमरे की तरफ बढ़ गया। माइकल औंधे मुंह बेड पर पड़ा था। होश में आने के बाद शायद उसने हाथों और पैरों की बंदिशें खोलने की कोशिश की थी। बेड की चादर सिमटी हुई थी। उसने शायद हाथ खोलने के लिए बेड की पुश्त से काम लेना चाहा था, क्योंकि उसकी वार्निश भी जगह जगह से उतर गई थी। मैंने आगे बढ़कर उसे सीधा किया। वो खा जाने वाली नजरों से मुझे घूरने लगा। ग्लोरिया ने सरसराती हुई आवाज में कहा, माइकल। फिर वो लपक कर आगे आ गई। चंद लम्हे सर से पांव तक माइकल का जायजा लेती रही। फिर बुझे बुझे अंदाज में बोली, ये माइकल नहीं है कामरान। माइकल बहुत हरामजादा है। वो इतनी आसानी से हमारे हत्थे नहीं चढ़ेगा। ग्लोरिया की बात सुनकर माइकल या जो कोई भी वो था सरासीमा नजर आ रहा था। मैं बहुत गौर से उसका जायजा ले रहा था। उसकी सरासीमगी पर मुझे भी हैरत हुई थी। गोया वाकई वो माइकल नहीं था, मगर उसकी आवाज, लबो लहजा, चेहरे के नकूश सभी कुछ तो माइकल की तरह थे। अचानक वो गुर्राए हुए लहजे में बोला, ये ड्रामा रचाकर तू क्या साबित करना चाह रही है? चल थोड़ी देर के लिए फर्ज कर ले कि मैं माइकल नहीं हूं, तो इससे क्या फर्क पड़ेगा? माइकल के लहजे में हक़ारत थी। ग्लोरिया फैसला कुन लहजे में बोली, बात फर्ज करने की नहीं बल्कि यकीन की है। तू माइकल नहीं है। माइकल झुंझला गया। बोला, मैं फिर यही कहूंगा कि इससे क्या फर्क पड़ेगा। मैंने आगे बढ़कर उसके चेहरे पर चटाख से थप्पड़ रसीद कर दिया और सर्द लहजे में कहा, इससे ये फर्क पड़ेगा कि असली माइकल आजादी से घूमेगा और बेखबरी में हम पर हल्ला बोल देगा। इससे ये फर्क पड़ेगा कि माइकल के धोखे में एक बेगुनाह आदमी मारा जाएगा। कैदी ने हिज़यानी अंदाज में कहका लगाया। बोला, मैं और बेगुनाह? मैं तो। ग्लोरिया हाथ उठाकर बोली, बस तुम्हारी इस बात से साबित हो गया कि तुम माइकल नहीं हो। फिर ग्लोरिया ने आगे बढ़कर उसकी गर्दन टटोली। कैदी ने सर झटक कर और हाथ पांव हिलाकर ग्लोरिया से बचना चाहा, मगर कामयाब ना हो सका। ग्लोरिया ने उसकी गर्दन एक झटके से पकड़कर घसीटी। दूसरे ही लम्हे कैदी के सर से एक झिल्ली सी उतर गई। अब हमारे सामने किसी अजनबी का चेहरा था। वो भी अमेरिकन था, मगर माइकल हरगिज नहीं था। जिसने भी माइकल के चेहरे वाला वो मास्क तैयार किया था वाकई अपने फन का माहिर था। मैंने टपट कर कहा, कौन हो तुम? मगर खुद मुझे अपना लहजा खोखला महसूस हुआ। उसकी शक्ल देखकर मुझे वाकई बहुत मायूसी हुई। वो तंज़ीह अंदाज में बोला, मैं माइकल का अदना सा साथी हूँ और बस। ग्लोरिया ने दांत पीस कर कहा, तुम्हारी सारी शोखी नाक के रास्ते बह जाएगी। वो बाहर के दरवाजे की तरफ बढ़ी। रिमोट तैमूर के हाथ में था, इसलिए वो भी ग्लोरिया के पीछे दरवाजे की तरफ लपका। मैं भी बोझल कदमों से बाहर आ गया और हम लोग एक मर्तबा फिर ग्लोरिया के कमरे में जा बैठे। मैंने ग्लोरिया से कहा, तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि वो माइकल नहीं है? वो बोली, मेरी नजर अचानक उसके पैरों पर पड़ गई थी। बहुत कम लोग इस बात से वाकिफ हैं कि माइकल के दाएं पैर की छोटी उंगली एक हादसे में जाया हो गई है। अगर उसके पैरों में जूते होते तो मैं भी धोखा खा जाती। मैंने एक तवील सांस लिया। इस नकली माइकल को भी कब इल्म होगा कि किसी मरहले पर उसके जूते भी उतारे जाएंगे। मैंने बुझे हुए लहजे में कहा, ये तो कुछ भी ना हुआ। तैमूर ने कहा, तुम इतने मायूस क्यों हो कामरान? हम वहां माइकल को पकड़ने तो नहीं गए थे। जिस काम से गए थे वो तो हो गया। हाँ, अगर माइकल वाकई हमारे हाथ आ जाता तो वो भी हमारा बोनस होता। मैंने तवील सांस लेकर कहा, तुम ठीक कहते हो। आर्मी वाले खुद ही मूसा खान और माइकल को तलाश कर लेंगे। फिर कुछ तवक्कुफ के बाद मैंने कहा, मगर हम हाथ पर हाथ रख कर नहीं बैठेंगे। हमें उसकी डमी से भी कुछ न कुछ सुराग तो मिल सकता है। तैमूर झिझकते हुए बोला, मैं एक बात कहूँ, हम लोगों का यहाँ रहना भी मुनासिब नहीं है। हम जरूरत पड़ने पर इस जगह को इस्तेमाल कर लेंगे, मगर यहाँ रहेंगे नहीं। मैंने चौंक कर तैमूर की तरफ देखा। वो भी मेरे ही अंदाज में सोच रहा था। मेरे साथ रहकर वो भी मेरे ही अंदाज में काम करना पसंद करता था। मैंने महसूस किया था कि ग्लोरिया भी इस सेटअप से खुश नहीं है। मैंने सोचा, कल दिन निकलते ही हम यहाँ से कहीं और शिफ्ट हो जाएंगे और सिर्फ फर्डिनेंड से राब्ता रखेंगे। जरूरत पड़ने पर यहाँ मौजूद अफराद से भी काम लेते रहेंगे। मैंने तैमूर और ग्लोरिया को अपने फैसले से आगाह किया तो उन्होंने भी इस बात से इत्तेफाक किया। अचानक मुझे अजीब वजह के उस रिवॉल्वर का ख्याल आया जो नकली माइकल की जेब से बरामद हुआ था। मैंने इंटरकॉम पर माइकल को वहां बुलाया और रिवॉल्वर निकाल लिया। इस बारे में फर्डिनेंड जरूर जानता होगा, नहीं भी जानता होगा तो मालूम कर लेगा। तैमूर और ग्लोरिया दोनों ही चौंके थे। मैंने वजाहत की कि ये अजीबोगरीब रिवॉल्वर नकली माइकल की जेब से बरामद हुआ है। मैं फर्डिनेंड से उसका तज्जिया करवाना चाहता था। चंद मिनट के बाद फर्डिनेंड वहां पहुंच गया। वो रिवॉल्वर मेरे हाथ में देखकर बुरी तरह चौंक उठा
बोला, ये आपको कहाँ से मिला सर? मैंने रिवॉल्वर उसके हाथ में देते हुए कहा, ये रिवॉल्वर मुझे उस नकली माइकल की जेब से मिला है। क्या तुम इसके बारे में जानते हो? फर्डिनेंड ने कहा, मैं इसके बारे में बहुत कुछ जानता हूँ सर। ये अल्ट्रा रेज गन है और ऑक्सीजन वेल्डिंग के काम आती है। यूं समझ लें कि इसकी नाल से खिराज होने वाली शुआएं ऑक्सीजन वेल्डिंग के मुकाबले में कई 100 गुना ताकतवर और मोहलक होती हैं। फिलहाल इसकी रेंज 25 से लेकर 30 फुट है, मगर मैं इसमें मजीद इजाफा भी कर लूंगा। इसके गैर मामूली चौड़े दस्ते में इंतहाई ताकतवर बैटरी और चार्जर मौजूद है। इसकी लाइफ कम से कम 10 से 15 साल की है। मुझे अगर थोड़ा सा वक्त मिल जाए तो मैं इससे भी ज्यादा मोहलक और देरपा गन्स बना सकता हूँ। फर्डिनेंड की आंखें चमक रही थीं। तैमूर ने कहा, तुम ये बात दावे से कैसे कह सकते हो? फर्डिनेंड ने सर झुकाकर कहा, इसलिए कि इसकी तैयारी में मैं भी शरीक था। उस वक्त हमने इब्तिदाई तजर्बात किए थे जो कामयाब रहे थे। फिर अमेरिका की एक असलहा साज फैक्ट्री में इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर दिया गया था। ग्लोरिया ने पूछा, तुम अपने तौर पर रिवॉल्वर बना सकते हो? वो बोला, बना तो सकता हूं, मगर ऐसी फिनिशिंग नहीं आएगी। मैंने कहा, हम ये गन किसी नुमाइश में नहीं रखना चाहते। कोशिश करो कि इससे भी ज्यादा ताकतवर और मोहलक गन बना सकूं। इसके लिए मैं तुम्हें मुंह मांगा इनाम दूंगा। उसने गन मुझे वापस करते हुए कहा, इसे बहुत एहतियात से इस्तेमाल कीजिएगा। इसमें से निकलने वाली मोहलक शुआएं इंतहाई दबीज आहनी चादर को भी लम्हों में यूं काट देती हैं जैसे कोई धारदार छुरी मक्खन को काटती हुई गुजर जाए। हमने अपने तौर पर इसका नाम UR गन रखा है। अगर ये गन इस अमरीकी की जेब से बरामद हुई है तो वो यकीनन माइकल का कोई खास आदमी है। छोटे मोटे लोगों को इतनी कीमती चीजें नहीं दी जाती। ग्लोरिया ने कहा, हाँ, यकीनी तौर पर वो माइकल का खास आदमी है। जो आदमी माइकल का बहरूप इख्तियार किए फिर रहा हो वो भला आम आदमी कैसे हो सकता है? ये अलग बात है कि उसमें माइकल किसी फुर्ती और जहानत बल्कि मक्कारी नहीं है, वरना इस हौलनाक गन के होते हुए भी वो यूं आसानी से काबू में ना आता। मैंने कहा, खैर, वो जब भी मेरे हत्थे चढ़ा उसका वो हशर करूंगा कि फिर कोई अमरीकी बदमाश पाकिस्तान आने की जुर्रत नहीं कर सकेगा। फिर मैंने फर्डिनेंड से कहा, फर्डिनेंड, हम लोग कल एक जरूरी काम से कोयटा जा रहे हैं। मुमकिन है वहां से ईरान भी जाना पड़े। तुम पहले की तरह यहाँ के मामलात संभालते रहो और अपनी सारी तवज्जो रिसर्च वर्क पर रखो। वैसे हम तुमसे राब्ते में रहेंगे। ग्लोरिया ने उसकी उलझन रफा करने को ढिठाई से झूठ बोली, असल में हमें बलूचिस्तान में माइकल की मौजूदगी का सुराग मिला है। फर्डिनेंड ने अफसुर्दगी से कहा, ओके मैडम। शायद उसे उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी हम दोबारा चले जाएंगे। फिर वो संभल कर बोला, कल आप लोग किस वक्त जाएंगे? मैंने कहा, अभी तक हमने कोई खास वक्त तय नहीं किया है, कल किसी वक्त बाई रोड यहाँ से निकल जाएंगे। फर्डिनेंड ने कहा, ठीक है, फिर मैं आपके लिए गाड़ी तैयार करवा दूंगा। वो बोझल कदमों से बाहर निकल गया। मैंने UR गन बहुत एहतियात से अपने बगली होल्स्टर में रख ली और ग्लोरिया से कहा, आओ खाने से पहले जरा इस नकली माइकल की खबर ले लें। हम तीनों एक मर्तबा फिर कैदी के कमरे में पहुंच गए। वो अभी तक उसी हालत में बंधा पड़ा था। हमें देखकर उसने बुरा सा मुंह बनाया और करख्त लहजे में कहा, तुम लोगों ने मुझे हब्स से बेजा में रखा हुआ है। मेरा सिफारत खाना तुम्हारी हुकूमत को नीचे से लेकर ऊपर तक हिला देगा। मैं कोई मामूली आदमी नहीं हूँ। मैंने तंजिया लहजे में कहा, हाँ, तुम अमेरिका के सदर जिमी कार्टर हो, मगर सिफारत खाना तो उस वक्त कुछ करेगा जब हम तुम्हें छोड़ेंगे। वो भी तंजिया अंदाज में मुस्कुराया। बोला, तो क्या तुम मुझे जिंदगी भर अपनी कैद में रखोगे? मैंने सर्द लहजे में कहा, हाँ, जिंदगी भर। सुबह तुम्हारी नाकाबिले शनाख्त लाश कूड़े के किसी ढेर पर पड़ी होगी। मेरा लहजा सफ़ाक हो गया। कहा, हम अब तुमसे कुछ पूछने में भी वक्त जाया नहीं करेंगे। हम जानते हैं कि माइकल ने तुम्हें कुर्बानी का बकरा बनाया है। मैंने अचानक UR गन निकाल ली और उसका रुख नकली माइकल की तरफ करते हुए कहा, तुम इस गन की तबाहकारी से वाकिफ होगे, इसलिए तुम्हें यह बताना तो फजूल है कि न सिर्फ तुम्हारा चेहरा बल्कि फिंगरप्रिंट तक शनाख्त के काबिल नहीं रहेंगे। तुम्हारा सिफारत खाना पहले तो यह साबित करेगा कि ये लाश वाकई फलां अमरीकी शहरी की है, फिर कोई दूसरी कार्रवाई करेगा। नकली माइकल का चेहरा कोरे लट्ठे की तरह सफेद पड़ गया। वो पहली मर्तबा खौफजदा लहजे में बोला, मुझे कत्ल करके तुम लोगों का कौन सा मकसद पूरा होगा? ग्लोरिया ने कहा, हम एक शर्त पर तुम्हें जिंदा रखेंगे, तुम हमें माइकल का पता बता दो। वो अजीब अंदाज में हंसने लगा। उसके अंदाज में वहशत थी। फिर वो अचानक संजीदा हो गया और तल्ख लहजे में बोला, तुमने ठीक ही कहा था कि माइकल ने मुझे कुर्बानी का बकरा बनाया है। उसने हमेशा मुझे मौत के मुंह में झोंका है, मगर आज से पहले कभी मुझे इसका एहसास नहीं हुआ था। मैं कभी नाकाम भी नहीं हुआ था। अब मुझे अंदाजा हो रहा है कि वो तुमसे क्यों खौफजदा है। मैंने हैरत से पूछा, मुझसे खौफजदा है? वो बोला, माइकल ही नहीं, तंजीम का हर आदमी तुमसे खौफजदा है। तुमने हर मौके पर उन्हें ऐसी जिक पहुंचाई है कि कामरान का नाम ही उनके लिए दहशत की अलामत बनकर रह गया है। माइकल ने पहले मेरी खूब तारीफ की, फिर अचानक कहने लगा कि लोगों ने कामरान को खामखा इतनी अहमियत दे रखी है। मैं अगर दूसरे कामों में उलझा हुआ न होता तो इस हरामजादे की गर्दन अपने हाथ से तोड़ता। तुमने बारहा मेरी डम्मी के तौर पर काम किया है। अपने नंबर बनाने का अच्छा मौका है।
तुम माइकल की हैसियत से कामरान का खात्मा करो, मगर नाम तुम्हारा ही होगा। और जानते हो बिग बॉस ने कामरान जिंदा या मुर्दा गिरफ्तार करने वाले के लिए 5 लाख अमेरिकन डॉलर्स का इनाम रखा है। मैंने हैरत से उसकी तरफ देखा। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि बैनुल-अक़वामी मुजरिमों की वो खौफनाक तंजीम मुझ जैसे शख्स से इतनी खौफजदा है कि 5 लाख अमेरिकन डॉलर्स देने को तैयार है। मैंने सोचा कि ग्लोरिया का इनाम तो मुझसे दुगना होगा। मैंने यही सवाल अमेरिकन से किया तो वो बेख्तियार हंसने लगा। बोला, ग्लोरिया की गिरफ्तारी पर 1 सेंट भी नहीं है। उनके लिए ग्लोरिया नहीं बल्कि तुम ज्यादा अहम हो। या इतना सभी जानते हैं कि ग्लोरिया कामरान की कमजोरी है, उसी के जरिए तुम पर काबू पाया जा सकता है। मैंने चौंक कर कहा, हम लोग फजूल बहस में वक्त जाया कर रहे हैं, तुम मुझे माइकल का पता बता रहे थे। वो फिर तंजिया अंदाज में मुस्कुराया, बोला, जरूर ले लो पता, मगर वो तुम्हारे काम नहीं आ सकता क्योंकि माइकल सिरे से यहाँ आया ही नहीं। उसके इंकिशाफ पर मैं बुरी तरह उछल पड़ा। ये कैसे हो सकता है? इंडिया में कई बार उससे मेरी झड़प हो चुकी है। कैदी हंसकर बोला, जरूर हुई है, मगर वो माइकल नहीं बल्कि मैं था। कहो तो उन झड़पों की तफसील भी बता दूं? वो मेरी हैरत से गोया महजूज हो रहा था। मैंने कहा, मैं जल्द ही अपने जराये से मालूम कर लूंगा। अगर ये झूठ हुआ तो तुम्हारा। कैदी चिढ़ाने वाले अंदाज में बोला, इतनी जहमत की क्या जरूरत है? मेरे पास माइकल से राब्ते का टेलीफोन नंबर है। वो नंबर लॉस एंजलिस का है, लेकिन माइकल अगर वहां न हुआ तो मुझे वो नंबर दे दिया जाएगा जिस पर माइकल मौजूद हो। मैंने कहा, ठीक है, वो नंबर मुझे दे दो। माइकल से तुम नहीं बल्कि मैं बात करूंगा। कैदी चंद लम्हे तजब्जुब का शिकार रहा। फिर उसने लॉस एंजलिस का वो नंबर बता दिया। तैमूर ने मुस्तैदी से वो नंबर अपनी पॉकेट डायरी में नोट कर लिया। मैंने कहा, मैं पहले माइकल से बात करूंगा, फिर तुम्हारे बारे में कोई फैसला किया जाएगा। फिर मैंने चौंक कर कहा, तुमने तो अभी तक अपना नाम भी नहीं बताया। क्या नाम है तुम्हारा? कैदी ने कहा, मेरा नाम जैक्सन है, मगर तंजीम में जैक के नाम से मशहूर हूँ। उसका नाम सुनकर एक मर्तबा फिर मैं अपने कमरे में आ गया। मेरे साथ तैमूर और ग्लोरिया भी थे। वो दोनों भी मुतफक्किर दिखाई दे रहे थे। मैंने सोचा कि अभी यहीं से माइकल को फोन करूं। फिर ये सोचकर अपने इरादे से बाज रहा कि यहाँ का फोन नंबर ट्रेस हो जाएगा और नंबर मालूम होते ही ये जगह भी माइकल की नजरों में आ जाएगी। ग्लोरिया ने खामोशी तोड़ी। बोली, क्या जरूरी है कि जैक्सन का असल नाम यही हो? वो हमसे झूठ भी तो बोल सकता है। मैंने कहा, वो तो हर तरह से बंद गली में है, उसे भला झूठ बोलने से क्या फायदा होगा? ग्लोरिया तंजिया अंदाज में हंसने लगी। फिर संजीदा होकर बोली, तंजीम में तुम भी रह चुके हो, तंजीम और कारकुनों के मिजाज से वाकिफ भी हो गए। जैक्सन को मालूम है कि हम किसी सूरत में उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। उसने सोचा होगा कि मरते मरते भी तुम्हारे लिए परेशानी खड़ी की जाए, या कम से कम माइकल को तो इल्म हो ही जाए कि जैक्सन अब दुश्मनों के कब्जे में है। तैमूर ने पुरख्याल अंदाज में कहा, ग्लोरिया ठीक कह रही है। मुमकिन है जैक्सन और माइकल या तंजीम के किसी और आदमी के दरमियान कोई कोड हो। वो कोड ये भी हो सकता है कि अगर उन्हें जैक्सन के नाम से कोई कॉल मौसूल हो तो वो समझ जाएं कि नकली माइकल मुश्किल में है या मारा जा चुका है। मैंने कहा, इस बात का मौहूम सा इम्कान तो मौजूद है, मगर वो बोली, फिर हम 0.1% रिस्क भी क्यों लें? अब खाने से पहले कोई बात नहीं होगी। 11:30 बज रहे हैं, मेरा तो भूख के मारे बुरा हाल है। मैंने कहा, चलो तुम खाना लगवाओ, मैं जरा इंडिया के लिए ट्रंक कॉल बुक करवा दूं। विजय और कांता की खैरियत मालूम हो जाएगी। ग्लोरिया खुश होकर बोली, गुड, तुम ट्रंक कॉल बुक करवाओ, मैं खाना लगवाती हूँ। फिर कुछ सोचते हुए बोली, मेरा ख्याल है कि खाना यहीं मंगवा लिया जाए। मैंने इस बात में सर हिलाकर रिसीवर उठाया और ट्रंक कॉल की बुकिंग के लिए नंबर डायल करने लगा।